ज्योग्राफी का एक बहुत ही अच्छा सा टॉपिक है हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में पढ़ने का, है ना। हिमालय पर्वत श्रृंखला की अगर हम बात करें तो हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं को 4 भागों में मुख्य रूप से हम लोग बांट कर पढ़ते हैं, जिसमें एक है हमारा ट्रांस हिमालय का भाग, और एक है हमारा बृहद हिमालय का भाग, एक है हमारा लघु हिमालय का भाग, और एक है हमारा शिवालिक हिमालय का भाग। ठीक है, तो इसमें से 2 टॉपिक के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसमें एक है हमारा बृहद हिमालय तथा मध्य हिमालय, जिसे लघु हिमालय के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ठीक है, अगर हम इसे फिगर के माध्यम से देखें तो इस तरह से हम लोग बांट सकते हैं। ये रहा हमारा कश्मीर वाला हिस्सा, और मुख्य रूप से उत्तर भारत में अगर देखा जाए तो उत्तर भारत में ही मुख्य रूप से कश्मीर, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया, इन्हीं सब में हिमालय का विस्तार देखने को मिलता है। ठीक है, तो इधर हम देख लेते हैं। यहाँ से देखें कि हिमालय में अगर हम बात करें तो मुख्य रूप से हम हिमालय को 4 भागों में बांट सकते हैं। एक ऊपर का हिस्सा जिसे हम लोग ट्रांस हिमालय के नाम से जानते हैं, और एक है हिस्सा हमारा बृहद हिमालय का, है ना। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं बृहद हिमालय तथा मध्य हिमालय या लघु हिमालय के बारे में। ठीक है, तो ये जो बृहद हिमालय है, जिसे हम लोग सर्वोच्च हिमालय के नाम से भी जानते हैं, है ना, बृहद हिमालय या सर्वोच्च हिमालय के नाम से भी जानते हैं, यह जम्मू कश्मीर में या जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है। ठीक है, जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है। ठीक है, जम्मू कश्मीर में देखें तो इसी को हम लोग जो छोर देख रहे हैं, जो जम्मू कश्मीर में स्थित है, इसे हम लोग सिंधु गॉर्ज के नाम से भी जानते हैं, है ना। सिंधु गॉर्ज के नाम से भी जानते हैं। और एक इधर जो दिख रहा है अरुणाचल प्रदेश वाला हिस्सा, इस अरुणाचल प्रदेश में स्थित जो लास्ट छोर है, इसे हम लोग दिहांग, है ना, इसे हम लोग दिहांग गॉर्ज के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, दिहांग गॉर्ज के नाम से जानते हैं, या यूँ कहें कि इसी को हम लोग ब्रह्मपुत्रा गॉर्ज के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये जो बृहद हिमालय का विस्तार देखने को मिल रहा है हमें, यह बृहद हिमालय भारत के पश्चिम दिशा में जम्मू कश्मीर में फैला हुआ है, और राज्य इधर पूर्वी हिस्सा की बात करें तो यह अरुणाचल प्रदेश तक विस्तृत है। ठीक है, यहाँ अगर बात करें कि जो जम्मू कश्मीर में जो हिस्सा दिख रहा है, इसी को हम लोग जानते हैं, एक यहाँ पर पर्वत श्रृंखला का एक ऊंचा चोटी है ना, एक ऊंचा चोटी है यहाँ, और इस ऊंचा चोटी को हम लोग नंगा पर्वत के नाम से जानते हैं। ठीक है, यहाँ जो चोटी देखने को मिलता है, इसे हम लोग नंगा पर्वत के नाम से जानते हैं, नंगा पर्वत के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये जो नंगा पर्वत की बात कर रहे हैं कि आखिर इसका नाम आखिर नंगा क्यों पड़ा है, तो यहाँ जितने भी वनस्पति हैं, पेड़ पौधे हैं, इन क्षेत्रों में दिखाई नहीं देते हैं, तो ये जो नंगा पर्वत है, इसलिए हम इसको नंगा पर्वत के नाम से जानते हैं। ठीक है, और ये जम्मू कश्मीर से लेकर जो विस्तार देख रहे हैं हम लोग बृहद हिमालय का, वो अरुणाचल प्रदेश तक है। और यहाँ जो अरुणाचल प्रदेश आएगा, इस अरुणाचल प्रदेश का जो लास्ट सीमा दिख रहा है बृहद हिमालय का, यहाँ पर भी एक पर्वत श्रृंखला है, और इस पर्वत श्रृंखला को हम लोग नामचा बरवा के नाम से जानते हैं, नामचा बरवा के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो बृहद हिमालय है, उस बृहद हिमालय का सबसे पश्चिमी विस्तार नंगा पर्वत से प्रारंभ होकर पूर्वी विस्तार नामचा बरवा तक जाता है। ठीक है, तो हम बृहद हिमालय जो फैला हुआ है नंगा पर्वत से लेकर नामचा बरवा तक, ठीक है। जैसे ही हम जम्मू कश्मीर से नीचे की ओर आते हैं तो एक हमें राज्य दिखाई देगा उत्तराखंड, है ना। कौन सा? ये हमारा राज्य हो गया इधर वाला उत्तराखंड। और उत्तराखंड जो राज्य है, इस उत्तराखंड राज्य में भी इस बृहद हिमालय श्रृंखला का विस्तार दिखाई देता है। और इस बृहद हिमालय का जो विस्तार दिख रहा है हमें, यहाँ 3 ऊंची चोटियाँ दिखाई देती है, 3 ऊंची चोटियाँ मिलती है हमें। ठीक है, 3 ऊंची चोटियाँ मिलती है उत्तराखंड राज्य में, और इन तीनों ऊंची चोटियों का अलग अलग नाम है ना, अलग अलग नाम से हम लोग इसे जानते हैं। एक के अगर नाम की बात करें तो यह ही हमें इसे हम लोग बंदरपुछ के नाम से जानते हैं,
पुछ के नाम से जानते हैं। ठीक है, बंदर पुछ के अलावा एक और चोटी दिखाई देगा, इसे हम लोग कामेंट के नाम से जानते हैं, कामेंट के नाम से जानते हैं। और एक और चोटी है उत्तराखंड में ही, जो उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी भी है, इसे हम लोग नंदा देवी के नाम से जानते हैं, नंदा देवी के नाम से जानते हैं, नंदा देवी के नाम से। ठीक है, तो देखें कि जो बृहद हिमालय जम्मू कश्मीर में से चला, यह जम्मू कश्मीर में नंगा पर्वत के नाम से हम लोग जान रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में जो सबसे ऊंचा चोटी है, उस जम्मू कश्मीर के सबसे ऊंचे चोटी को हम लोग नंगा पर्वत कह रहे हैं। यह नंगा पर्वत जब इसका विस्तार पूरब की ओर जाइएगा तो उत्तराखंड राज्य मिलेगा, और उस उत्तराखंड में 3 ऊंची चोटियां दिखाई देती है बृहद हिमालय की, जिसे हम एक बंदरपुछ कहते हैं, एक का नाम कामेंट है और एक का नाम नंदा देवी है। बंदरपुछ, कामेंट और नंदा देवी। उसके बाद जैसे ही हम लोग नेपाल में प्रवेश करते हैं, है ना, नेपाल में जैसे ही हम लोग प्रवेश करते हैं, यहाँ बृहद हिमालय की बहुत सारी चोटियाँ दिखाई देती है। और जैसे ही नेपाल में प्रवेश करते हैं, यहाँ एक चोटी है ना, यहाँ एक चोटी है जिसे हम लोग धौलागिरी के नाम से जानते हैं, धौलागिरी के नाम से जानते हैं। ठीक है, धौलागिरी पर्वत श्रृंखला के, धौलागिरी ऊंची चोटी के नाम से जानते हैं। धौलागिरी के ठीक बगल में आइएगा तो एक और आपको चोटी का विस्तार देखने को मिलता है, धौलागिरी के बगल में ही, धौलागिरी के बगल में ही, जिसे हम लोग अन्नपूर्णा के नाम से जानते हैं, अन्नपूर्णा के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो हम लोग देख ले कि जैसे ही हम लोग उत्तराखंड से नेपाल में प्रवेश कर रहे हैं, तो बृहद हिमालय की 2 सबसे ऊंची चोटियां दिखाई दी, एक का नाम धौलागिरी और एक का नाम है अन्नपूर्णा। और ठीक इसी के बगल में एक और ऊंची चोटी है जिसे हम लोग मैसालू के नाम से जानते हैं। ठीक है, जिसे हम लोग मैसालू के नाम से जानते हैं, है ना, जिसे हम लोग मैसालू के नाम से जानते हैं। ठीक है, मैसालू से आगे बढ़ें, पहले इतना तक हम लोग देख लें, इतना तक सीरीज जो हम देखे जा रहे हैं, है ना, इतना पहले हम देख लेते हैं कि कौन कौन चोटी किस किस राज्य में विस्तारित है ना। तो सबसे पहला बात कर रहे हैं हम लोग बृहद हिमालय का, और बृहद हिमालय की हम बात करें तो इस बृहद हिमालय का विस्तार जम्मू कश्मीर राज्य से लेकर अरुणाचल प्रदेश राज्य तक विस्तृत है। इसमें दूसरा बात है कि यह सिंधु गॉर्ज से लेकर दिहांग गॉर्ज तक विस्तृत है। तीसरा बात यह हो सकता है कि यह नंगा पर्वत से लेकर नामचा बरवा तक स्थित है। ठीक है, जम्मू कश्मीर में सबसे पहले नंगा पर्वत की बात हुई कि नंगा पर्वत को आखिर हम नंगा पर्वत क्यों कह रहे हैं, ऐसा नाम क्यों पड़ा, क्योंकि इन क्षेत्रों में वनस्पति का विकास देखने को नहीं मिलता, पेड़ पौधे देखने को नहीं मिलते, इसलिए जो ये चोटियां हैं, इस चोटी को हम लोग नंगा पर्वत के नाम से जानते हैं। जैसे ही हम नीचे आते हैं तो इसी बृहद हिमालय का विस्तार उत्तराखंड में देखने को मिलता है, और उत्तराखंड में इसे हम लोग बंदरपुछ, कामेंट और नंदा देवी के नाम से जानते हैं। ठीक है, 3 सबसे ऊंची चोटियाँ जो उत्तराखंड में बृहद हिमालय का है, जिसे हम लोग बंदरपुछ, कामेंट और नंदा देवी के नाम से जान रहे हैं। ठीक है, सवाल ये भी अगर आ जाए कि बताइए कि उत्तराखंड का सबसे ऊंचा चोटी कौन है, तो उत्तराखंड का सबसे ऊंचा चोटी नंदा देवी है, उत्तराखंड का सबसे ऊंचा चोटी नंदा देवी है। ठीक है, उसके बाद देखिए, ऐसे भी हम लोग इसको याद रख सकते हैं कि नंगा कौन रहता है, तो बंदर। ठीक है, नंगा कौन रहता है, तो बंदर। उसके बाद कामेंट और नंदा देवी तो ऐसे ही याद है कि उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी। ठीक है, उसके बाद जैसे ही हम नेपाल में प्रवेश कर रहे हैं, चल रहे थे जम्मू कश्मीर से, प्रवेश किए हैं नेपाल में, तो नेपाल में जब जा रहे हैं तो बताइए भूख लगा है कि नहीं, और जब भूख लगा है तो यही हम लोग को याद कर लेना है कि पहले धो लेना है अन्न को, तब मसाला डालना है, धो लेना है अन्न को तब मसाला डालना है, यानी कि धौलागिरी, अन्नपूर्णा और मैसालू, धौलागिरी, अन्नपूर्णा और मैसालू। ठीक है, यह नेपाल की सबसे देख रहे हैं बृहद हिमालय की चोटियों का विस्तार देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो हम देखें पहले कि जम्मू कश्मीर से चले, उत्तराखंड में आए, उत्तराखंड के बाद हम लोग नेपाल में प्रवेश किए, और बृहद हिमालय की यहाँ चोटियाँ दिखाई दे रही है। एक का नाम है धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मैसालू, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मैसालू। इसके बाद आगे जाइएगा तो पुनः इसी तरह से एक चोटी और देखने को मिलता है ना, जिसे हम लोग गौरी शंकर के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसे हम लोग गौरी शंकर के नाम से जानते हैं, इसे हम लोग गौरी शंकर के नाम से जानते हैं। गौरी शंकर के ठीक बगल में एक और चोटी देखने को मिलता है, जिसे हम लोग छोयू के नाम से जानते हैं, जिसे हम लोग छोयू के नाम से जानते हैं। ठीक है, और छोयू के ठीक बगल में देखिएगा तो यहाँ ही एक सबसे ऊंची चोटी दिखाई देती है, जो बृहद हिमालय का सबसे ऊंची चोटी है। इस चोटी को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो इस चोटी को हम लोग माउंट एवरेस्ट के नाम से जानते हैं, माउंट एवरेस्ट
माउंट एवरेस्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है, माउंट एवरेस्ट के बाद अगर फिर देखें, है ना, माउंट एवरेस्ट के बारे में हम लोग यही जान लें कि माउंट एवरेस्ट पूरे दुनिया का सबसे ऊंचा चोटी है। ठीक है, और यह नेपाल का भी सबसे ऊंचा चोटी है। ठीक है, जैसे ही आगे बढ़िएगा तो फिर से एक और माउंट एवरेस्ट के बाद एक और चोटी देखने को मिलता है। माउंट एवरेस्ट के बाद एक और चोटी देखने को मिलता है ना, मैकालू। इसके बाद मैकालू के बाद गौरीशंकर, छोयू, माउंट एवरेस्ट और फिर यहाँ पे है मैकालू पर्वत श्रृंखला, मैकालू चोटी, है ना, मैकालू चोटी। ठीक है, तो यहाँ देख लें फिर से कि जो नेपाल में बृहद हिमालय की चोटियाँ हैं उसमें सबसे पहले हम इधर अगर पश्चिम से पूरब डायरेक्शन में जाना स्टार्ट करें तो सबसे पहले मिलता है धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मैसालू, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मैसालू, फिर छोयू के बाद है ना, छोयू से पहले गौरीशंकर, छोयू और मैकालू, है ना, सॉरी फिर से देख लें हम लोग कि धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मैसालू, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मैसालू, उसके बाद गौरीशंकर, छोयू और उसके बाद माउंट एवरेस्ट और मैकालू। उसके बाद हम लोग आते हैं सिक्किम में, और सिक्किम राज्य में भी एक चोटी दिखाई देता है इस बृहद हिमालय का, जिसे हम लोग कंचनजंगा के नाम से जानते हैं, जिसे हम कंचनजंगा के नाम से जानते हैं, कंचनजंगा। ठीक है, और बाकी हम देखें ही कि जब यहाँ से सिक्किम के बाद प्रवेश करेंगे तो फिर भूटान देश आ जाएगा, और भूटान के बाद फिर पुनः अरुणाचल प्रदेश, और अरुणाचल प्रदेश में हम देख लिए हैं कि इस बृहद हिमालय का ऊंचा चोटी नामचा बरवा है। ठीक है, फिर से हम लोग बात करें कि अगर हम जैसे ही हम अरुणाचल प्रदेश में पहुँचे और बात करें इस नामचा बरवा पर्वत श्रृंखला का, तो यह नामचा बरवा पर्वत श्रृंखला पूर्वोत्तर भारत की सबसे ऊंची चोटी है। हम लोग देख रहे हैं पूर्वोत्तर भारत में कुल 7 राज्य आते हैं, और इन पूर्वोत्तर भारत की सबसे ऊंची चोटी की बात आएगी तो नामचा बरवा इस पूर्वोत्तर भारत का सबसे ऊँचा चोटी है। ठीक है, तो पुनः एक बार देखें हम लोग कि अगर बृहद हिमालय की बात आती है तो सबसे पहले चूँकि हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं बृहद हिमालय के बारे में, तो बृहद हिमालय का सबसे पहले बात है कि इसका औसत ऊंचाई कितना है ना, औसत ऊंचाई क्या है ना। तो बृहद हिमालय का औसत ऊंचाई के बारे में देखिएगा तो इसका औसत ऊंचाई 6000 मीटर है, 6000 मीटर है। ठीक है, इससे ऊपर जाइएगा, है ना, इससे नहीं 6000 नहीं 6100, सॉरी, यह 6100 मीटर ऊंचा है। ठीक है, नीचे आइएगा तो इससे नीचे एक ट्रांस हिमालय देखने को मिलेगा, और ट्रांस हिमालय की ऊंचाई की बात की जाएगा तो यह बृहद हिमालय से कम है, और इसका हाइट जो है ट्रांस हिमालय का वो 6000 मीटर है। अब अगर बात हो जाए बृहद हिमालय का, तो बृहद हिमालय की ऊंचाई 6100 मीटर है। कितना मीटर? 6100 मीटर। ठीक है, बृहद हिमालय के बारे में देखें कि बृहद हिमालय सिंधु गॉर्ज से लेकर दिहांग गॉर्ज तक फैला हुआ है, या यूं कहें कि नंगा पर्वत से लेकर नामचा बरवा तक फैला हुआ है। अगर राज्य के बारे में सवाल आता है कि किस राज्य से किस राज्य, तो जम्मू कश्मीर चूंकि अब राज्य रहा नहीं, इसलिए हम कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश से लेकर अरुणाचल प्रदेश राज्य तक फैला हुआ है। ठीक है, तो इधर पश्चिम में सबसे, अगर बृहद हिमालय का सबसे पश्चिमी सीमा में बात करेंगे, पश्चिमी में सबसे ऊंचा चोटी कौन? तो नंगा पर्वत, है ना, पश्चिम में सबसे ऊंचा चोटी कौन? नंगा पर्वत। उसके बाद उत्तराखंड में इसका 3 चोटी हमें याद रखना है, एक है हमारा बंदरपुछ कामेंट और एक नंदा देवी, बंदरपुछ कामेंट और नंदा देवी। उत्तराखंड के अगर सबसे ऊंचा चोटी की बात होगी तो उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी है। ठीक है, उसके बाद जैसे ही हम प्रवेश करेंगे नेपाल में, तो नेपाल में हमें इसका बहुत सारी चोटियां देखने को मिलता है, जिसमें है धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मैसालू, है ना, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मैसालू, गौरीशंकर, छोयू, माउंट एवरेस्ट और मैकालू। उसके बाद चले जाएंगे हम लोग तो नेपाल के बाद जैसे ही आगे प्रवेश करेंगे तो सिक्किम, चूँकि भारत का राज्य है और सिक्किम में भी इसका सबसे ऊंचा चोटी दिखाई देता है, और इसका जो सबसे ऊंचा चोटी है जिसे हम लोग कंचनजंगा के नाम से जानते हैं। ठीक है, और अगर हम बात करें इस माउंट एवरेस्ट का, तो माउंट एवरेस्ट नेपाल का सबसे ऊंचा चोटी होने के साथ साथ, है ना, पूरे विश्व का सबसे ऊंचा चोटी है। ठीक है, पूरे विश्व का सबसे ऊंचा चोटी है। अगर हम बात करें कि भारत का सबसे ऊंचा चोटी कौन, तो केटू के बारे में हम लोग देखेंगे, है ना, केटू जो कि ट्रांस हिमालय का भाग रहा, काराकोरम पर्वत श्रृंखला का सबसे ऊंचा चोटी है केटू, है ना। लेकिन चूंकि हम पढ़ रहे हैं आज बृहद हिमालय के बारे में, तो बृहद हिमालय में हम लोग देख लें कि बृहद हिमालय का अगर सबसे ऊंचा चोटी की बात आएगी तो वो भी माउंट एवरेस्ट ही होगा। अगर नेपाल की सबसे ऊंची चोटी की बात आएगी तो वो भी माउंट एवरेस्ट होगा, और पूरे विश्व के सबसे ऊंचा चोटी की बात होगी
होगी तो भी माउंट एवरेस्ट होगा। ठीक है, यदि बात होगा कि भारत में सबसे ऊंचा चोटी, तो भारत में सबसे ऊंचा चोटी कंचनजंगा है ना। कौन है? कंचनजंगा है। ठीक है, उसके बाद देखें हम लोग कि सिक्किम के बाद अगर हम प्रवेश करेंगे तो बृहद हिमालय का विस्तार सतत रूप से आगे बढ़ता गया है और यह अरुणाचल प्रदेश तक फैला है। और अरुणाचल प्रदेश में हम लोग इस श्रृंखला के सबसे ऊंचा चोटी को नामचा बरवा के नाम से जानते हैं। और यह जो नामचा बरवा है यह पूर्वोत्तर भारत की सबसे ऊंची चोटी है ना, पूर्वोत्तर भारत की सबसे ऊंची चोटी है। तो इस तरह से बृहद हिमालय का विस्तार जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है। ठीक है, इस बृहद हिमालय के बाद अगर हम बात करें लघु हिमालय के बारे में या फिर मध्य हिमालय के बारे में, तो भारत में जितने भी पर्यटन स्थल देखने को मिलते हैं, चाहे वो शिमला हो, मनाली हो, डलहौजी हो, रानीखेत हो, सभी के सभी जितने भी पर्यटन स्थल हैं सभी के सभी मध्य हिमालय या फिर लघु हिमालय में देखने को मिलते हैं। ठीक है, लेकिन बात कर रहे थे हम लोग कि ऊपर से गुजरा था हमारा बृहद हिमालय। ठीक है, और इस बृहद हिमालय के ठीक नीचे हम लघु हिमालय का विस्तार है। ठीक है, इस बृहद हिमालय के ठीक नीचे ही लघु हिमालय का विस्तार देखने को मिलता है। ठीक है, बृहद हिमालय का विस्तार सतत रूप से है, लेकिन लघु हिमालय का बात करें तो लघु हिमालय का विस्तार सतत रूप से न होकर कई श्रेणियों में बट गया है। ठीक है, कई श्रेणियों में बट गया है। इसी बृहद हिमालय में बड़े बहुत सारे अलग अलग प्रकार के घास के मैदान पाए जाते हैं। जम्मू कश्मीर में इसी घास के मैदान को हम लोग मर्ग के नाम से जानते हैं। और यहाँ की जो घाटियाँ हैं जिसमें बहुत सारे मर्ग उगते हैं और जिसमें 2 मर्ग बड़ा फेमस है, जिसे हम लोग सोनमर्ग और एक गुलमर्ग के नाम से जानते हैं। ठीक है, लेकिन बात करें उत्तराखंड में, इसी उत्तराखंड में जब मध्य हिमालय का विस्तार देखिएगा तो इसमें भी घास के मैदान पाए जाते हैं, जिसे हम लोग बुग्याल और प्यार के नाम से जानते हैं, है ना, बुग्याल और प्यार के नाम से जानते हैं। अगर हम बात करें तो ये हमारा बृहद हिमालय है, ये हमारा बृहद हिमालय है, बृहद हिमालय। और बृहद हिमालय के ठीक नीचे हम बात कर रहे हैं ये लघु हिमालय के बारे में, है ना। किसके बारे में? तो ये लघु हिमालय या फिर यूँ कहें कि मध्य हिमालय के बारे में, है ना, मध्य हिमालय के बारे में। ठीक है, तो लघु हिमालय कहें या फिर हम मध्य हिमालय कहें। ठीक है, तो मध्य हिमालय में अगर हम बात करें तो सबसे पहले ही एक श्रेणी देखने को मिलता है ना, जो सबसे लंबा श्रेणी फैला हुआ है मध्य हिमालय का। और इस श्रेणी को हम लोग पीर पंजाल श्रेणी के नाम से जानते हैं। इसे हम लोग पीर पंजाल श्रेणी के नाम से जानते हैं। ठीक है, पीर पंजाल श्रेणी के बाद अगर हम इसे और सतत रूप से आगे बढ़ते रहें तो एक और श्रेणी मिलता है, इसका श्रेणी मिलता है जिसे हम लोग धौलाधर श्रेणी के नाम से जानते हैं, जिसे हम लोग धौलाधर श्रेणी के नाम से जानते हैं। ठीक है, धौलाधर से आगे बढ़ने पर, है ना, आगे बढ़ने पर एक और श्रेणी मिलता है जिसे हम लोग नाग टिब्बा श्रेणी के नाम से जानते हैं, जिसे हम लोग नाग टिब्बा श्रेणी के नाम से जानते हैं। ठीक है, नाग टिब्बा श्रेणी के से और आगे बढ़ते हैं तो हमें पुनः इसका एक और विस्तार देखने को मिलता है ना। नाग टिब्बा श्रेणी के अलावा एक और विस्तार देखने को मिलता है जिसे हम लोग महाभारत श्रेणी के नाम से जानते हैं, है ना, जिसे हम लोग महाभारत श्रेणी के नाम से जानते हैं। ठीक है, बहुत सारा भिन्न अलग अलग प्रकार के श्रेणियां हैं। अगर इसकी हम बात करें तो जो पीर पंजाल श्रेणी है ना, जो पीर पंजाल श्रेणी है, यह मुख्य रूप से किस राज्य में देखने को मिलता है? तो यह जो मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर, है ना, जम्मू एंड कश्मीर प्लस हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलता है ना। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलता है हमारा पीर पंजाल श्रेणी। इसी पीर पंजाल श्रेणी में केरेवा सबसे ज़्यादा मशहूर है, क्योंकि यहाँ एक मिट्टी है खास प्रकार का जिसे हम लोग केरेवा कहते हैं, और इस केरेवा मिट्टी में ही सबसे अधिक केसर की खेती की जाती है। ठीक है, यहाँ ऊपर की अगर बात करें कि जो बृहद हिमालय है और नीचे जो पीर पंजाल श्रेणी है, यहाँ पर एक घाटी पाया जाता है ना, यहाँ एक घाटी पाया जाता है जिसे हम लोग कश्मीर घाटी के नाम से जानते हैं, है ना, जिसे हम लोग कश्मीर घाटी के नाम से जानते हैं, कश्मीर घाटी के नाम से जानते हैं। ये जो कश्मीर घाटी देख रहे हैं, इस कश्मीर घाटी का जो निर्माण है वो
झेलम नदियों के अवसादों से बनाए गए हैं। ठीक है, इसी को हम लोग कश्मीर घाटी के नाम से जान रहे हैं। और कश्मीर घाटी में मुख्य रूप से केसर की खेती होती है ना। तो केसर की खेती के लिए कौन सा घाटी फेमस है? तो कश्मीर घाटी। और इस कश्मीर घाटी में पाए जाते हैं केरेवा मिट्टी, और केरेवा मिट्टी में ही सबसे अधिक केसर की खेती की जाती है। उसके बाद जैसे ही आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो धौलाधर एवं पीर पंजाल श्रेणी के बीच में, धौलाधर एवं पीर पंजाल श्रेणी के बीच में एक और घाटी देखने को मिलता है। और इस घाटी को हम लोग कुल्लू घाटी के नाम से जानते हैं। इसे हम लोग कुल्लू घाटी के नाम से जानते हैं। ठीक है, कुल्लू घाटी। ठीक है, कुल्लू घाटी फेमस है सेव के उत्पादन के लिए, है ना। कुल्लू घाटी सेव के उत्पादन के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है। और कुल्लू घाटी को हम लोग देवताओं की घाटी के भी नाम से भी जानते हैं। ठीक है, कुल्लू घाटी एक तो कि सेव के लिए फेमस है, और सेव के साथ साथ इसी कुल्लू घाटी को हम लोग देवताओं की घाटी भी कहते हैं। देवताओं की घाटी। ठीक है, देवताओं की घाटी के नाम से भी जानते हैं। इसके ठीक आगे बढ़ेंगे, है ना। अगर बात करें कि जो धौलाधर श्रेणी आपको दिख रहा है ना, धौलाधर जो श्रेणी दिख रहा है, यह धौलाधर श्रेणी किस राज्य में है? तो यह मुख्य रूप से हमारा धौलाधर श्रेणी हिमाचल प्रदेश में स्थित है ना। किस राज्य में? तो यह मुख्य रूप से हिमाचल प्रदेश में स्थित है। हिमाचल प्रदेश में पूरा धौलाधर श्रेणी का विकास मिलेगा। ठीक है, धौलाधर श्रेणी के बाद अगर आगे जाते हैं तो हमें एक श्रेणी मिलता है जिसका नाम है नाग टिब्बा श्रेणी, है ना। नाग टिब्बा श्रेणी, और नाग टिब्बा श्रेणी और बृहद हिमालय के बीच में एक और घाटी देखने को मिलता है जिसे हम लोग कांडला घाटी के नाम से जानते हैं। कांडला घाटी के नाम से जानते हैं। ठीक है, उसके आगे नाग टिब्बा श्रेणी से आगे बढ़ते हैं तो हम प्रवेश कर जाते हैं उत्तराखंड के बाद नेपाल में। और नेपाल में जो मध्य हिमालय का श्रेणियों का विस्तार है, इसे हम लोग महाभारत श्रेणी के नाम से जानते हैं। नाम से जानते हैं। और जो महाभारत श्रेणी के ऊपर देखिएगा, तो महाभारत श्रेणी के ऊपर एक और घाटी का विस्तार है जिसे हम लोग काठमांडू घाटी के नाम से जानते हैं। काठमांडू घाटी के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इधर देख रहे थे हम लोग नाग टिब्बा श्रेणी के बारे में, है ना। नाग टिब्बा श्रेणी जो, और इससे ऊपर जो है कांडला घाटी का विस्तार, है ना। तो ये जो पूरा देख रहे हैं, अगर हम बात कर रहे हैं लघु हिमालय या मध्य हिमालय के बारे में, तो यह जो है हिमालय के ठीक नीचे विस्तृत है। और इसी में जो है बहुत सारा जो है पर्वत का श्रेणियां हैं और अलग अलग बटा हुआ है, जिसके कारण मध्य हिमालय को हम लोग अलग अलग श्रेणियों में देखते हैं। इस अलग अलग श्रेणियों की बात करें तो एक हमारा है पीर पंजाल श्रेणी, दूसरा है धौलाधर श्रेणी, तीसरा है नाग टिब्बा श्रेणी। तीसरा कौन सा श्रेणी? नाग टिब्बा श्रेणी, और यह उत्तराखंड में स्थित है ना। एक है महाभारत श्रेणी, और यह नेपाल में स्थित है ना। तो हम बात कर लें पुनः हम बात कर लें। ठीक है, पुनः अगर हम बात कर लें शुरू से, कि एक पीर पंजाल श्रेणी और दूसरा है धौलाधर श्रेणी, फिर है नाग टिब्बा श्रेणी, फिर है महाभारत श्रेणी, और इन श्रेणियों में बंटकर लघु हिमालय या मध्य हिमालय का विस्तार फैला हुआ है। ठीक है, हम लोग देख रहे थे कि जो जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल की श्रेणी है, उस जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल श्रेणी को हम लोग पीर पंजाल श्रेणी से ऊपर की बात करें तो इस पीर पंजाल श्रेणी और बृहद हिमालय के बीच, पीर पंजाल श्रेणी और बृहद हिमालय के बीच एक घाटी पाया जाता है, और इस घाटी को हम लोग कश्मीर घाटी के नाम से जानते हैं। यह जो कश्मीर घाटी है, यह केसर के उत्पादन के लिए जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर सबसे अधिक केरेवा मिट्टी पाया जाता है, और जहाँ सबसे अधिक केरेवा मिट्टी पाए जाते हैं, इन्हीं क्षेत्रों में केसर का उत्पादन सबसे अधिक होता है। ठीक है, तो कश्मीर घाटी के बारे में देखें। ठीक है, उसके ठीक आगे देखें तो इस पीर पंजाल श्रेणी और धौलाधर श्रेणी के बीच में एक और घाटी पाया जाता है जिसे हम लोग कुल्लू घाटी के नाम से जानते हैं, है ना। और ये जो कुल्लू घाटी देख रहे हैं, इस कुल्लू घाटी जो है मुख्य रूप से हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और इस कुल्लू घाटी को हम लोग, है ना, कुल्लू घाटी को हम लोग देवताओं की घाटी कहते हैं, और कुल्लू घाटी में ही सबसे अधिक सेव का उत्पादन होता है। कुल्लू घाटी के अलावा नेक्स्ट अगर हम आगे देखें तो उत्तराखंड में एक और श्रेणी देखने को मिलता है मध्य हिमालय का, और इस श्रेणी को हम लोग नाग टिब्बा श्रेणी के नाम से जानते हैं। और नाग टिब्बा श्रेणी के ऊपर जो है एक और घाटी देखने को मिलता है जिसे हम लोग कांडला घाटी के नाम से जानते हैं। और ठीक आगे बढ़िएगा तो नेपाल में, है ना, जो कि मध्य हिमालय का विस्तार देखें कि जम्मू कश्मीर से हिमाचल प्रदेश, पुनः हिमाचल प्रदेश में धौलाधर श्रेणी, फिर देख रहे हैं उत्तराखंड में नाग टिब्बा श्रेणी, और उत्तराखंड से अगर और आगे बढ़ेंगे तो हमें नेपाल
नेपाल में प्रवेश करना होगा। और जब नेपाल में हम प्रवेश करेंगे तो नेपाल में मध्य हिमालय की जो श्रेणी है उसे हम लोग महाभारत श्रेणी के नाम से जानते हैं। और महाभारत श्रेणी और बृहद हिमालय के बीच भी एक घाटी का निर्माण हुआ है। उस घाटी को हम लोग काठमांडू घाटी के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो बृहद हिमालय और मध्य हिमालय का हमारा चूंकि टॉपिक था, और मध्य हिमालय के बारे में हम लोग देखें कि यह जो है फेमस है पर्यटन स्थल के लिए, घूमने के लिए, और बहुत सारे यहाँ पर्यटन स्थल पाए जाते हैं जिसमें शिमला, डलहौजी, नैनी, रानीखेत, ये सब जो है तमाम जो है पर्यटन स्थल जो मध्य हिमालय में फैला हुआ है, मध्य हिमालय में इसका विस्तार है। तो आज चूँकि हमारा टॉपिक था बृहद हिमालय और मध्य हिमालय, तो हमें उम्मीद है कि आपको यह बृहद हिमालय और मध्य हिमालय का टॉपिक पूरी तरह से समझ में आया होगा। ठीक है, धन्यवाद, आज इतना ही।